चटर्जी हामी भरता है। हाँ मैम, वही दिलीप जी, वही अपने साले सुदेश के साथ बार बार मेहंदी पथार हॉस्पिटल आते जाते हैं। जो आते तो खाली हाथ है पर जाते एक पॉलीथीन के साथ है। मुझे तो लगता है वही वो पॉलीथीन है जिसमें वो आंखें ले जाते होंगे चुरा कर। वर्चस्विनी तुरंत चटर्जी से पूछती है, तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो चटर्जी कि उस पॉलीथीन के अंदर वो दोनों आंखें ले जाते थे? चटर्जी अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता मैम ये चीज, बस मुझे लगता है, वरना आप ही बताइए भला वो दोनों सफेद पॉलीथीन में क्या ले जाते होंगे। वर्चस्विनी खामोश रहती है क्योंकि उसके पास चटर्जी के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, जब मुझे धन्या ने बताया था कि रतन पाली ने ताज दिलीप के पास से चुराया था, तभी से मैं इसे अपनी हिरासत में लेना चाहती थी, उससे पूछताछ करना चाहती थी, पर कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। उस पर नजर भी रखी पर कुछ सबूत हाथ नहीं लगा। अब जाकर एक अच्छा सबूत हाथ लगा है। बुलाओ इन जीजा साले को पुलिस स्टेशन में जरा, मैं भी तो जानूं आखिर ये दोनों पॉलीथीन में क्या ले जाते हैं। चटर्जी ऑर्डर मानते हुए कहता है, जी मैम, मैं आज ही फरमान भेज देता हूँ, कल सुबह तक वो दोनों आपके सामने पुलिस स्टेशन में हाजिर होंगे। इतना कहकर चटर्जी वहां से जाने के लिए अपनी जगह पर से उठने लग जाता है। अभी चटर्जी आधा ही उठा था कि तभी वर्चस्विनी उससे पूछती है, 2 मिनट चटर्जी। चटर्जी कहता है, जी मैम कहिए। वर्चस्विनी चटर्जी पर शक करते हुए पूछती है, चटर्जी अगर ऑर्गन्स चोरी की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई थी तो उस केस के बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चटर्जी हिचकिचाहट के साथ जवाब देता है, वो मैम क्या है ना, आप पहले से ही बहुत सारे केसेस में बिजी थी, इसलिए मैं आपको और बिजी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने खुद ही इस केस की छानबीन शुरू कर दी और देखिए मैंने केस लगभग सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है हम गुनहगारों तक पहुंचने वाले हैं। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ये चटर्जी तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकला, जिस तरह नाम है उसी तरह इसका काम है। चटर्जी वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए कहता है, आप क्या सोच रही हैं मैम? वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, कुछ नहीं चटर्जी, कुछ नहीं। चटर्जी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैम आपको नहीं बताना तो मत बताइए, पर झूठ मत बोलिए। मैंने आपसे कहा था ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से इंसान के गुनाह बढ़ जाते हैं और उन सारे गुनाहों की सजा उन्हें। चटर्जी अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वर्चस्विनी कहती है, उन सारे गुनाहों की सजा उन्हें ऊपर मिलती है, ईश्वर के पास। चटर्जी और वर्चस्विनी दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। चटर्जी वर्चस्विनी से वहां से जाने की इजाजत मांगते हुए कहता है, अब मैं जा सकता हूँ मैम? वर्चस्विनी खोए हुए अंदाज में जवाब देती है, हाँ तुम जा सकते हो। चटर्जी वहां से चला जाता है। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त बरस सकते थे। वंदना अमोदिता रात के अंधेरे में कहीं जा रही थी। दोनों ही बड़ी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहे थे। वंदना के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिख रही थी। वो दोनों जहां पर भी जा रहे थे उस जगह जाने के लिए वंदना बहुत खुश थी, पर अमोदिता बहुत घबराई हुई थी। उसे देखते ही ये लगता था कि जिस जगह पर वो जा रहे थे वहां पर उसको जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर ना चाहते हुए भी वहां पर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो बड़ी मायूसी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। अमोदिता चलते चलते रुक जाती है। जैसे ही अमोदिता रुकती है, वंदना दहाड़ते हुए कहती है, क्या हुआ नालायक अमोदिता, तू रुक क्यों गई? अमोदिता जानबूझकर हाँफने का नाटक करते हुए कहती है, अब थक जाऊंगी तो रुकूंगी ना वंदना भाभी, मुझ में आपकी तरफ फुर्ती थोड़ी है। वंदना गुस्सा करते हुए कहती है, सब जानती हूँ मैं कि तुझ में कितनी फुर्ती है। अगर हम वहां पर युग पर टोना करने जा रहे होते ना तो तेरे कदम वहीं पर जाकर थमते। जैसे ही वंदना युग का नाम लेती है, अमोदिता शर्माने लग जाती है। अमोदिता शर्माते हुए कहती है, आप भी ना भाभी। वंदना अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, कैसी लड़की है तू, मैंने तेरी तारीफ नहीं करी है जो तू शर्मा रही है, अब जल्दी चल। अमोदिता पलटकर कुछ कहती है उससे पहले ही आसमान में जोर से बिजली चमकती है। बिजली इतनी तेज चमकी थी कि आसपास के सारे पेड़ पौधे दिखाई देने लग गए थे। बिजली चमकने के साथ ही बादल भी गरजने लग गए थे। अमोदिता आसमान में काले घने बादलों को देखते हुए कहती है, भाभी जरा ऊपर तो देखिए, ऐसा लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। मुझे तो लगता है हमें वहां फिर कभी जाना चाहिए, अभी वापस से घर चलना चाहिए। अभी हम घर से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, जल्दी वापस पहुंच जाएंगे। वंदना अमोदिता पर गुस्सा करते हुए कहती है, कि क्या बकवास कर रही है तू, अपना मुंह बंद रख। आज मुझे क्रकड़ हथियार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं त्रिकोण हवन कुंड के पास जाऊंगी और वो क्रकड़ हथियार बना कर रहूंगी। अमोदिता चिढ़ते हुए कहती है,
वंदना भाभी, आखिर आप क्रकड़ हथियार के इतना पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? वंदना तुरंत कहती है, क्योंकि उससे यक्षिणी मर सकती है और मैं यक्षिणी को मारना चाहती हूँ, उसका हमेशा के लिए अंत करना चाहती हूँ। अमोदिता पलट कर कहती है, माना वंदना भाभी की क्रकड़ हथियार से आप यक्षिणी को मार देंगी, पर अभी आपने देखा ना, अमावस्या निकल चुकी है। अब पूर्णिमा की रात ही यक्षिणी किश्नोई नदी के पास जाएगी और पूर्णिमा आने में अभी बहुत वक्त है। हम आराम से क्रकड़ हथियार बनाकर उसे मार सकते हैं। वंदना अमोदिता की आंखों में देखते हुए कहती है, तुझे किसने बोला कि मैं यक्षिणी को किश्नोई नदी पर मारूंगी? अमोदिता आहिस्ते से पूछती है, तो फिर आप उसे कहां पर मारोगी? वंदना फुसफुसाते हुए कहती है, उसके घर में, उसके ही घर के अंदर घुसकर मैं उसे मार दूंगी। वंदना की बातें सुनकर अमोदिता शॉक्ड रह गई थी। अमोदिता धीरे से पूछती है, और यक्षिणी का घर कहाँ है? वंदना अमोदिता के एकदम नजदीक जाकर कहती है, तूने ग्रेवयार्ड कोठी को नहीं देखा क्या? वही उसका घर है। वो पहले भी वहीं पर रहती थी, आज भी वहीं पर है। मैं उसे उसकी ग्रेवयार्ड कोठी में ही मार दूंगी। अमोदिता मन में सोचती है, ग्रेवयार्ड कोठी में तो युगजी भी रह रहे हैं, इसका मतलब इतने दिनों से युगजी यक्षिणी के साथ है। सौदाइन होने के कारण वंदना अमोदिता के मन की बात सुन लेती है और हंसते हुए कहती है, हाँ अमोदिता, युग यक्षिणी के साथ रहता है। उसका बाप भी यक्षिणी के साथ रहता था और अब बेटा भी। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हैं, यक्षिणी के जिस्म के प्यासे। अमोदिता पलटकर कुछ नहीं कहती है, चुपचाप खड़ी रहती है। वंदना अमोदिता के मन में आग लगाने के लिए कहती है, ना जाने कितनी रातें युग ने यक्षिणी के साथ बिताई होंगी, अपने जिस्म की प्यास को उसे चूम कर बुझाई होगी। ना जाने कितनी बार दोनों एक साथ सोए होंगे, एक ही बिस्तर पर हम बिस्तर होने के लिए। अमोदिता हकलाते हुए कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं वंदना भाभी? मेरे युग जी ऐसे बिल्कुल नहीं है, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वंदना कहती है, तू मर्दों को अच्छे से नहीं जानती अमोदिता, क्योंकि तू नालायक है। जहाँ औरतों का पल्ला उनके गिरेबान पर से गिरता है, इन मर्दों की नियत भी गिर जाती है। तू जानती है ना यक्षिणी कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि बैरागी भी उसकी खूबसूरती को देखकर अपना बैराग छोड़ते। फिर तो वो सिर्फ युग है। तू समझ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? अमोदिता तुरंत पलट कर कहती है, मुझे कुछ नहीं समझना। आप जो भी सोच रही हैं वंदना भाभी बहुत गलत समझ रही हैं। आप ही बताइए, अगर मेरे युग जी यक्षिणी के साथ सोए होते तो यक्षिणी उन्हें कब का मार देती? आप जानती है ना, संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने शिकार को मार देती है, तो फिर उसने युग जी को क्यों नहीं मारा? वंदना खोए हुए अंदाज में कहती है, मारा तो यक्षिणी ने युग के बाप को भी नहीं था। वंदना की बात सुनकर अमोदिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अमोदिता हैरानी के साथ कहती है, इसका मतलब छोटे फूफा जी भी यक्षिणी के साथ सोए थे? बातों ही बातों में वंदना ने कुछ ऐसा बोल दिया था जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। जब वंदना को इस बात का एहसास होता है तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है, तू बातें ही करती रहेगी या चलेगी भी? अमोदिता वंदना पर दबाव बनाते हुए कहती है, पर मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए वंदना भाभी, बताइए ना, क्या छोटे फूफा जी भी यक्षिणी के साथ? अमोदिता अपनी बात पूरी करती है उससे पहले ही वंदना उसे बीच में टोकते हुए कहती है, तू मुझे उस त्रिकोण हवन कुंड के पास लेकर चलेगी या नहीं? या तू युग को यक्षिणी के साथ ही सोने देना चाहती है जिंदगी भर के लिए? वंदना का ताना सुनकर अमोदिता की बोलती बंद हो जाती है। वंदना आगे कहती है, मुझे जल्दी ले चल उस त्रिकोण हवन कुंड के पास, ताकि मैं क्रकड़ हथियार बनाकर उस यक्षिणी को मार सकूं। वंदना बड़े प्यार से कहती है, मैं उस यक्षिणी को मारूंगी तभी तो तू युग के साथ सो पाएगी ना। तुझे युग के साथ सोना है या नहीं सोना है वो तू देख ले। जैसे ही वंदना ये बात बोलती है, अमोदिता फिर शर्माने लग जाती है। वंदना अपनी हंसी रोकते हुए कहती है, तू तो सोने के नाम से ही शर्मा गई अमोदिता। पता नहीं तेरा तब क्या हाल होगा जब तू असल में युग के साथ सोएगी। बड़ी नालायक है तू सही में। अमोदिता त्रिकोण हवन कुंड के पास जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है और वंदना भी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है। वंदना अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचती है, वंदना को सब पता है कि किसको कैसे लाइन पर लाना है। कुछ ही देर में अमोदिता वंदना को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से त्रिकोण हवन कुंड 500 मीटर की दूरी पर था। अमोदिता और वंदना के आसपास चारों तरफ घना जंगल ही जंगल था, ऐसा जंगल जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उन दोनों की लंबाई से कहीं ज्यादा लंबे पेड़ उनके अगल बगल लगे हुए थे। अमोदिता अपनी उंगली क्रॉस करते हुए मन ही मन सोचती है, भगवान बस माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वंदना भाभी को लेकर यहाँ पर आई हूँ, वरना वो मुझे मार डालेगी। कहेगी नालायक एक राज भी अपने पेट में नहीं रख सकती।
कैसी सौदाइन बनेगी तो। अमोदिता भगवान से यही सब दुआएं मांगते हुए आगे बढ़ी रही थी कि तभी अचानक से वंदना कसकर चीखती है। आ! वंदना इतनी कसकर चीखी थी कि उसकी चीख आसमान में गूंजने लग गई थी। अमोदिता तुरंत पीछे मुड़ती है और वंदना से पूछती है, क्या हुआ वंदना भाभी, आप चीखी क्यों? वंदना अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की कोहनी पकड़ते हुए कहती है, अमोदिता ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे उल्टे हाथ में कुछ चुभोया हो। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कहा, हाथ में कुछ चुभाया हो? इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करती है और वंदना के उल्टे हाथ की कोहनी पर टॉर्च की रोशनी मारने लग जाती है। जब वंदना के उल्टे हाथ पर टॉर्च की रोशनी गिरती है तो अमोदिता देखती है कि वंदना के उल्टे हाथ की कोहनी के एकदम बीचों बीच एक गोल रक्त की बूंद थी। वो रक्त की बूंद ऐसी थी जैसे उस जगह पर किसी ने कोई नुकीली चीज चुभाई हो, जैसे कि कोई कील। देखते ही देखते उस रक्त की बूंद में से रक्त की धारा बहने लग जाती है। वंदना दर्द से कराहते हुए चीखती है, आ मेरा हाथ। वंदना की कोहनी से रक्त की धारा बहते देख अमोदिता के हाथ पैर सुनने पड़ जाते हैं। उसके कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वंदना अभी अपनी कोहनी के दर्द से करा ही रही थी कि जिस तरह का निशान कोहनी पर पड़ा था वैसे ही पैर के तलवे के एकदम बीचों बीच भी पड़ जाता है। वंदना दर्द से चीखती है, मेरा पैर। देखते ही देखते वंदना के पैर के तलवे के बीच में से भी रक्त की धारा बहने लग जाती है। वंदना दर्द से कराहे जा रही थी और अमोदिता कुछ नहीं कर पा रही थी। लगातार खून को निकलता हुआ देखकर वो बहुत घबरा गई। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे हाथ पैरों में क्या हो रहा है? अमोदिता जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और कहती है, मुझे लग रहा है भाभी ये सब वो यक्षिणी कर रही है। वो नहीं चाहती कि मैं आपको त्रिकोण हवन कुंड के पास लेकर जाऊं। वंदना दर्द से कराहते हुए कहती है, यक्षिणी। अमोदिता घबराते हुए कहती है, मैंने आपको कहा था ना भाभी, हमें आज यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये सब उसी के कारण हो रहा है, चलिए वापस चलते हैं यहाँ से। वंदना पैर से बहती हुई रक्त की धारा पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। वंदना को और ज्यादा दर्द होने लग जाता है। वो दर्द से फिर से कराहना शुरू कर देती है। वंदना को कराहता हुआ देखकर अमोदिता की आंखों में से आंसू निकलने लग गए थे। अमोदिता रोते हुए कहती है, मेरी बात मानिए भाभी और चलिए यहाँ से। यहाँ पर रुकना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। वंदना बदले की आग में कहती है, अब मैं अपनी मौत को बुलावा दे चुकी हूँ तो वही सही। या तो आज वो यक्षिणी बचेगी या मैं। मुझे पता है वो यक्षिणी यहीं कहीं पर है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वो छुपकर मुझ पर वार कर रही है ना, मैं भी देखती हूँ कब तक करती है। वंदना ने इतना कहा ही था कि तभी जिस तरह उसके उल्टे हाथ की कोहनी से खून निकल रहा था, ठीक उसी तरह उसके सीधे हाथ की कोहनी से भी खून की धारा निकलने लग जाती है। वंदना और दर्द से कराहने लग जाती है। वो दर्द से इतना कराह रही थी कि उसके कराहने की चीखें बार बार आसमान में गूंज रही थी। अमोदिता अपने आंसू पोंछकर वंदना को समझाते हुए कहती है, पागलपन मत करिए वंदना भाभी और चलिए यहाँ से। वंदना अपने जख्मों को सहते हुए गुस्से के साथ कहती है, पागल तो मैं तभी हो गई थी जब उस यक्षिणी ने मेरे विराट को मारा था, पर अब मरने की बारी उसकी है। या तो आज वो रहेगी या फिर मैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।